सो गाइस सोचो, अगर आप एक नॉवल पढ़ रहे हो और नॉवल पढ़ते हुए आपको उसकी स्टोरी बहुत ही इंटेंस, ग्रिपिंग और उसके अंदर क्राइम हो, सस्पेंस हो, एक्शन हो, ठीक है, और आपको पढ़ के ऐसे लगे यार क्या लिखा है, क्या उसकी कल्पना शक्ति है, उसने क्या सोच के अपने उसके विचार उसमें लिखे हैं। बट एट द एंड आपको पता चले कि यार ये फिक्शन नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये रियलिटी है, ये नॉन फिक्शन है। तब कैसा लगेगा? तो गाइस मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही बुक्स की लिस्ट लेकर आया हूँ जो मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी। बहुत साल इन द मतलब कह सकते हैं 2016 के आसपास में पढ़ी थी, और सब क्राइम नॉवेल्स हैं, बट ये सब के सब रियल स्टोरीज पे बेस हैं। और इनके राइटर हैं एस हुसैन जैदी, जो बहुत ही बड़े क्राइम जर्नलिस्ट रह चुके हैं। और उन्होंने अपने क्राइम जर्नलिज्म के टाइम पे जो कुछ भी स्टोरीज कवर करी न्यूज़पेपर के लिए या अपने आर्टिकल्स के लिए, और जो इंटरव्यूज़ लिए, उन सब को उन्होंने सिलसिलेवार एक सीधी टाइमलाइन में रखकर इन बुक्स को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो तो सबसे पहली बुक है हमारे पास, डोंगरी टू दुबई, 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया। तो इसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। उनके जो 6 डिकेड्स का उन लोगों ने स्टोरी है उसके बारे में बताया है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुल्लियाधर, और इनके बीच में जो राइवलरी थी वहाँ तक का ले गया है। उसके बाद नए नए जो डॉन्स आते गए, मनिया सुरवे के बारे में है। और इसमें काफ़ी जो अलग अलग डॉन्स हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बातें की गई हैं। और फिर इसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो दाऊद इब्राहिम था, वो एक नॉर्मल छोटा सा गुंडा था। वो वहाँ से छोटा लुक्कागिरी या पॉकेट मार कह सकते हो वो काम करता था। उससे वो डी कंपनी का गैंग उसने कैसे परफॉर्म किया, और उसके बाद वो कैसे एक डॉन बन गया, बड़ा डॉन गैंगस्टर बन गया, उसके बारे में है। उसके बाद 1993 बॉम्ब ब्लास्ट और दाऊद के स्केप के बारे में इसमें कवर किया गया है। सारी स्टोरीज़ जो हैं बहुत ही इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई हैं कि बहुत ही टेंस और ग्रिपिंग है, कभी भी बोरिंग नहीं लगती। पढ़ने बैठो तो पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा पौन घंटा कब निकल गया आपको। और सबसे अच्छी बात है कि इस बुक्स के बीच में ना कुछ आपको फ़ोटोग्राफ्स भी मिल जाएंगी ओरिजिनल, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये हाजी मस्तान का फ़ोटोग्राफ है, ये देखिए हाजी मस्तान का फ़ोटोग्राफ है, ये है। इसमें दाऊद और उसकी फैमिली है। ये देखिए मन्या सुरवे, जिनका रोल जॉन अब्राहम ने किया था शूट आउट एट वडाला में। तो ये इसमें से ये मन्या सुरवे का पिक है। सो ये जो नॉवेल है इससे काफ़ी मूवीज़ या फिल्म्स इंस्पायर्ड हैं। काफ़ी लोगों ने इसे पढ़ने के बाद मूवी बनाने का सोचा है। शूट आउट एट वडाला के बारे में तो इसमें लिखा ही है, शूट आउट एट वडाला इससे इंस्पायर्ड है। और काफ़ी इंसिडेंट अलग अलग वेब सीरीज़ में इससे लिए गए हैं। बुक्स जो है ये रोली लोटस रोली, हाँ रोली बुक्स की पब्लिकेशन से है। बुक का प्राइस है 350 रुपीज़, और इसमें कुछ इसी के आसपास पेजेस हैं, 378 पेजेस हैं इसमें विद फोटोग्राफ्स। आप चाहें तो अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी येलोइश टाइप की हो चुकी है ये। सो काफ़ी टाइम हो गया, 2016 में, उस समय एक प्रॉपर बुक शेल्फ नहीं थी, मैं पीजी में रहता था तब परचेज़ करी थी ये। सेकंड बुक, बाय कुला टू बैंकॉक, इसका सेकंड पार्ट कह सकते हैं, वॉल्यूम 2 कह सकते हैं इसका। मुंबई महाराष्ट्रियन मॉन्स्टर्स के बारे में है। द स्टनिंग सीक्वल टू डोंगरी टू दुबई इसमें लिखा हुआ भी है। तो ये जो बुक है ये 299 की है, और इसका पब्लिकेशन है हार्पर कॉलिंस। सो इस बुक में बताया गया है कि दाऊद और हाजी मस्तान के बाद मुंबई किसकी जान बनी। तो मुंबई में मतलब कौन कौन से नए गैंगस्टर्स आए, इसमें अरुण गावली, छोटा शकील, छोटा राजन, वो लोग कैसे आए, उनका किस तरह से राइज हुआ। और फिर ये भी दिखाया गया है कि पुलिस वालों ने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम बना ली थी जो एनकाउंटर कर रही थी लगातार। तो उनका किस तरह से ऑपरेशन हुआ। उसके बाद यह है कि ये जो गैंगस्टर्स थे ये पॉलिटिक्स में कैसे घुस गए। पॉलिटिशियंस के साथ पहले बातचीत वगैरह थी, उनके साथ उनका हवाला का काम करते थे। सो उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करी, जैसे अरुण गावली एक बहुत बड़े नेता बन गए थे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें कवर किया गया है एक्सटॉर्शन, और जो किडनैपिंग, और किस तरह से बॉलीवुड के अंदर इनका पैसा यूज़ करने लगे थे उसे वाइट करने के लिए, और बॉलीवुड में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था डी कंपनी का और अंडरवर्ल्ड का। तो ये सब इसमें कवर किया गया है। का प्राइस जैसे मैंने बताया 299 रुपीज़ की है, और इसमें कुछ कुल पेजेस होंगे 276। और हाँ, इसमें भी आपको इस तरह के कलर फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, ऐसे देख सकते हैं, ये कुछ हैं, ये देखिए
ये देखिए कलर फोटोग्राफ, अरुण गावली का पिक है इसमें। तो उसमें है, इसमें दिखाया गया है काफ़ी जब अरुण गावली की रैली निकली थी तो कितने मॉम मतलब कितने लोग इकट्ठे हो गए थे, ये सब इसमें कवर किया गया है। मतलब कवर किया, इसमें दिखाया गया है इमेजेस में। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। और उससे थोड़ी सी फर्स्ट पार्ट से थोड़ी सी कभी कभी बीच में लॉस सा हो जाता है इसमें, बट काफ़ी अच्छी रीडिंग रही है मेरे लिए। नेक्स्ट बुक जो इस सीरीज़ में है वो है मेरे पास माय नेम इज़ अबू सलेम। ये अबू सलेम की जो स्टोरी है उसे कवर करती है कि कैसे एक यूपी के छोटे से गांव का रहने वाला लड़का मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन बन जाता है और मुंबई में किस तरह से इसकी दहशत होती है। इसमें कवर किया गया है कि बॉलीवुड से किस तरह से इनका रिश्ता था, गुलशन कुमार की जो मर्डर था उसका लिंकअप अबू सलेम से कैसे था। ठीक है, उसके बाद बॉलीवुड में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था कि बॉलीवुड अबू सलेम के नाम से थर थर काँपता था। उसके बाद मोनिका बेदी जो एक बॉलीवुड एक्टर थी, उनके साथ इनका रिलेशनशिप और लव स्टोरी। फिर उसके बाद इन लोग की लव स्टोरी इतनी प्रोमिनेंट थी कि सब जान चुके थे मोनिका बेदी और अबू सलेम के रिलेशनशिप्स के बारे में। फिर इसमें बताया गया है कि अबू सलेम ने ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया छोड़ने की कोशिश करी, दाऊद से अलग होने की कोशिश करी, तो फिर दाऊद ने इसे मारने का ट्राई किया और ये छुपते छुपाते घूमता रहा। ये पोर्चुगल में जाके छुपने लगा था, इसके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स थे। इवन मोनिका बेदी के पास भी मल्टीपल पासपोर्ट्स उनके पास रिजर्व किए गए थे। तो फिर पोर्चुगल वालों ने इन्हें वहाँ पे अरेस्ट किया। उसके बाद से कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें वहाँ से एक्स्ट्राडीट किया और इनका केस लड़ा। इसके ऊपर भी एक मूवी बन चुकी है, अबू सलीम की लाइफ पे नहीं बनी है, बट इसमें इनके जो लॉयर थे शाहिद, उनके ऊपर शाहिद मूवी बन चुकी है, जो राजकुमार राव ने शाहिद का करेक्टर जिसमें प्ले किया था। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बुक लिखी गई है, मज़ेदार बुक है। बुक जो है ये आपकी पब्लिकेशन है पेंगुइन, पेंगुइन पब्लिकेशन की बुक है। बुक का प्राइस है 299 और इसकी 250 करीबन पेज हैं इसमें। सो नेक्स्ट बुक जो मेरे पास है एक्चुअली वो मैंने किंडल में पढ़ी है, तो उसका नाम है ब्लैक फ्राइडे। इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जो थी उनकी कहानी थी। सो इसमें बताया गया है कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट किस तरीके से हुए थे, उसकी टाइमलाइन क्या थी, किसने प्लान किया था, किसने एग्जीक्यूट किया था, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का एक ऐसा लिंक था, और 13 बॉम्ब्स किस तरह से बनाए गए थे, किस तरह से एक ही टाइम पे 13 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी की गई थी। और इसमें कवर किया गया कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का उस समय क्या कनेक्शन था और कौन कौन इन बॉलीवुड और गैंगस्टर का आपस में लिंक पे टच में थे एक दूसरे के। जैसे आप कहते हैं कि उस समय संजय दत्त को जेल हुई थी क्योंकि वो टाइगर मेमन उन सबसे मिला था और उनसे थोड़े से आर्म्स लिए गए थे। मुंबई रॉयट्स के बारे में है कि 1993 में जब बाबरी मस्जिद वाला केस हुआ था, उसके बाद से जब मुंबई में रॉयट्स हुए थे, तो क्या ये भी बताया गया है कि क्या ये जो अटैक था ये उन राइट्स का एक बदला था, एक रिवेंज था जो दाऊद ने करवाया था। क्योंकि कहा जाता है कि जब मुंबई में राइट्स हुए गए थे और मुस्लिम्स कम्युनिटी वालों को मारा गया था, तो वहाँ डोंगरी की लड़कियों ने चूड़ियाँ भेजी थी दाऊद के लिए कि तुम हमारे भाई और तुम हमें बचाने नहीं आए। और पुलिस, सीबीआई और रॉ ने किस तरह से चेस किया गया था और कैसे कैसे क्लूज मिलते गए, तो इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट का जो टाइगर मेमन है उन्हें कब्जे में लिया गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सीरीज़ में एक जो बुक है उसका नाम है माफिया क्वींस ऑफ मुंबई। सो इसमें जो कवर किया गया है ये मुंबई अंडरवर्ल्ड में जो औरतें थी उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है जेना भाई दारूवाली से, जो पहले तो महात्मा गांधी की बहुत अच्छी फॉलोअर थी आज़ादी से पहले, पर आज़ादी होने के बाद धीरे धीरे इनके पास जो तंगी होने लगी, इनके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, फिर खाने की थोड़ी दिक्कत होने लगी, धीरे धीरे ये जुर्म के रास्ते पे पहुंच गई। और ये जो बीच में क्या हुआ था, दारूबंदी लगा दी गई थी, अल्कोहल बिकना बंद हो गया था, पर ये धीरे धीरे करके अल्कोहल बेचने लगी थी, सो स्मगल करने लगी थी। तो तब से इनका नाम जेना भाई दारूवाली पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी जो है वो सपना दीदी की है। सपना दीदी का हस्बैंड जो अंडरवर्ल्ड में था पर उसे दाऊद ने मार दिया गया था, तो दाऊद से बदला लेने के लिए सपना दीदी ने अपना खुद का गैंग बनाया था। इसके ऊपर शायद एक वेब सीरीज़ या कोई मूवी भी बनी है, मैंने देखी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही उसका नाम क्या है। थर्ड, गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में आपने सबने देखी है मूवी ये। सो गंगूबाई के बारे में है कि किस तरह से एक गंगूबाई एक कोठे में एक तवाइफ जो है वो कैसे अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई और अंडरवर्ल्ड चलाने लगी थी।
और इसके बाद आते हैं मोनिका बेदी, बिल्किस लतीफ़ और संतोष बेन जडेजा। बिल्किस लतीफ़ दाऊद की बहन थी। दाऊद के जाने के बाद उन्होंने किस तरह से इंडस्ट्री को रन किया, मुंबई अंडरवर्ल्ड को, और उनके पास लोग बड़ी इज्जत से आते थे, आपा आपा कहते थे उन्हें। इस तरह से ये बुक्स लिखी गई हैं, इसमें सीरीज़ और लिखे गए टाइमलाइन बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी गई है। और ख़ास बात यह है कि ये सारी बुक्स ना हिंदी में भी ट्रांसलेट हुई हैं, और हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा है। मैंने ये माफिया क्वींस ऑफ मुंबई हिंदी में ही पढ़ी थी, तो बहुत अच्छी तरीके से है। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा पढ़ के भी सुनाऊंगा। और ये जो माफिया क्वींस ऑफ मुंबई बुक है, इससे इंस्पायर होकर काफ़ी मूवीज़ बनी हैं। जैसे मैंने अभी सपना दीदी वाला आपको केस बताया, वो हुआ है। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी बनी है, आलिया भट्ट है जिसमें। हसीना पारकर, जिसमें हसीना पारकर का रोल जो है, क्या नाम है उनका, श्रद्धा कपूर ने किया है। और चलिए मैं आपको इसमें से कोई पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ इसका एक। ये बड़ा कब्रिस्तान की मेरी पहली यात्रा है। मुझे बताया गया है कि मुंबई के अपराध जगत के लोहे जैसी सख्ती से चलाने वाले अनेक लोग यहीं आखिरी नींद में सोए हैं। करीम लाला, इब्राहिम दादा, रहीम खान, दाऊद इब्राहिम का भाई साबिर कास्कर, उनमें से कुछ नाम हैं। अब चूंकि हाजी मस्तान की फूलों वाली कहानी सही नहीं लग रही है, इसलिए शायद मैं इन खबरों पर लिखी लिखावट को पढ़कर देख सकता हूँ। मैं पूछता हूँ कुछ चालाकी से, क्या यहाँ अंडरवर्ल्ड वालों के लिए अलग सेक्शन है? एक चारखाने के लुंगी वाले, जिसने अपनी लुंगी मोड़कर घुटनों तक बांध रखी है, मुचड़ा हुआ कुर्ता पहने हंसता है। मियाँ, कब्रिस्तान असली अंडरवर्ल्ड है। यहाँ जो भी आता है अंडरवर्ल्ड में जाता है। यहाँ सारे अंडरवर्ल्ड के राजा और रानी आकर सो जाते हैं। अंडरवर्ल्ड की रानी? मैंने चौंकते हुए जोर से पूछा। आपका मतलब है अंडरवर्ल्ड के डॉन की पत्नियाँ? वो चारों तरफ देखता है और फिर मुझे घूरने लगता है। मैं उसकी ओर 50 रुपए का एक नोट बढ़ाता हूँ, जो उसके ढीले ढाले कुर्ते में गायब हो जाता है। मस्तान की एक बहन थी, कुछ औरतें बता रही थी। मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। उसका नाम कोई गांधी था। उसने हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को राखी बांधी थी। यशवंत राव चौहान, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उसका बहुत सम्मान करते थे। वो मुंबई अंडरवर्ल्ड की महारानी थी। उसके जैसा कोई कभी दिखाई नहीं देने वाला। क्या ये बूढ़ा आदमी पागल हो गया है? मैं सोचता हूँ। मैं 15 साल से क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैंने किसी ऐसी औरत के बारे में नहीं सुना जिसके ताकतवर और माफिया सरदारों से संबंध हो। एक ऐसी औरत जिसे मस्तान बहन की तरह मानता हो, जिसका उपनाम गांधी हो, जिसने भूतपूर्व प्रधानमंत्री को राखी बांधी हो, और जो शक्तिशाली मराठा मुख्यमंत्री के साथ हिली मिली रही हो। पगलाए रहे हो या नहीं? ये शकूर भाई थे, लुंगी पहने, मुझे उस औरत की कब्र की तरफ ले जाते हैं। हम कब्रों की भूल भुलैया से गुजरते हैं। कभी किसी कब्र के एक ओर, कभी दूसरी ओर। रास्ते में एक छोटा सा बाड़ा आता है, जन्नत के बच्चे, जहाँ छोटे बच्चे दफन हैं। कई मिनट तक चलने के बाद वो मुझे कब्रिस्तान के दाएं कोने में ले जाते हैं। एक दीवार के पास रुककर एक विशेष कब्र की ओर इशारा करते हैं, जो झाड़ियों में छिपा हुआ है। यह है उनकी कब्र। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं दिखता। कब्र पर एक साधारण पत्थर लगा है, जिसके ऊपर लिखा है फॉर्म नंबर 2544, औता नंबर 601, लेकिन कोई नाम नहीं। मैं शकूर भाई को 50 रुपए का एक और नोट देता हूँ और उनसे कहने ही वाला होता हूँ कि वो जा सकते हैं, कि वो फिर से बात करने लगते हैं। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ लड़ी थी। मेरा मुंह खुल जाता है। क्या कह रहे हैं आप? फिर ये अंडरवर्ल्ड की रानी कैसे बन गई? क्योंकि दाऊद इब्राहिम इनको अपनी माँ के रूप में देखता था। यही नहीं, पुलिस और माफिया दोनों उनकी बड़ी इज्जत करते थे। सभी गिरोह वालों में उनकी अच्छी पकड़ थी। मैंने उसकी तरफ एक और नोट बढ़ाते हुए पूछा, वो कहाँ रहती थी और कहाँ से अपना धंधा चलाती थी? डोंगरी। डोंगरी मुंबई के लिए वैसे ही है जैसे प्लेरमो सिसिलियन माफिया के लिए। कम से कम दाऊद इब्राहिम के जमाने में तो था ही। और सुनते ही उस भूल भुलैया का सिरा जैसे मेरे हाथ में आ गया। क्या ये जेनाबाई की कब्र है? उस बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ, ये जेनाबाई की कब्र है। मैं चकरा गया। मैंने जेनाबाई के बारे में सुन रखा है, लेकिन केवल यही कि वो अवैध शराब का धंधा करती थी और पुलिस के लिए खुफियागिरी करती थी। कब्र खोदने वाले उस आदमी ने उस औरत के बारे में मुझे एक नई दृष्टि दी। मेरी जिज्ञासा जाग उठी। मुझे उसकी कहानी लिखनी है। सो ये एक पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। कौन सी बुक थी? माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से। तो इसमें इसी तरीके से काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छी स्टोरी है, आप पढ़ सकते हैं। पब्लिकेशन हाउस मेरे ख्याल से इसका भी पेंगुइन है, अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी। लास्ट बुक जो एक मेरे पास है, ये एस हुसैन जैदी की है। ये फिक्शन है, मुंबई एवेंजर्स। इसमें 26/11 के अटैक के बाद किस तरह से पुलिस वाले ने पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हाफिज़ सईद जो मेन इसका
मास्टरमाइंड था 26/11 के अटैक के बाद, उसको मारने का या जो भी है वहाँ पे ये ना मुजाहिदीन उन लोग को मारने का इसमें दिखाया गया है। इसके ऊपर एक मूवी बन चुकी है फैंटम, सैफ अली खान और कटरीना कैफ वाली, जिसमें वो अफ़गान जलेबी वाला गाना था। हाँ, तो वो वाली मूवी वो वाली मूवी इसी नॉवल से इंस्पायर्ड है। मूवी उतनी खास चल नहीं पाई, स्क्रीन पे अच्छा नहीं था उसका, बट ये जो नॉवल है ये बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। नॉवल को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिन्स ने, मुंबई एवेंजर्स, और इसके प्राइस है 199 बस, 200 रुपये की उस टाइम थी, अब थोड़ी सस्ती हो सकती है। पेजेस भी इसमें कुछ ऐसे ही हैं, ऊपर की तरफ को लिखे हुए हैं 400 करीबन 373 पेजेस हैं इसमें। सो ये था मेरा एस हुसैन जैदी की बुक्स का एक हॉल कि ये क्राइम नॉवेल्स जो हैं इस तरह से लिखी गई हैं कि आपको कभी भी फिक्शन की कमी महसूस नहीं होगी, आपको आएगा वाह क्या लिखा है भाई। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो आई थी IMDb 7+ रेटिंग वाली, उसको प्यार देने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, खाली वीडियो देखने से नहीं बनता है। ये वाली वीडियो आने में काफ़ी देर हो गई, आप देख रहे हैं कि सेटअप भी नया है, वो इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैं पहले शूट कर चुका था। थोड़ा सा ऑडियो की कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गड़बड़ी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई थी ऑडियो में, तो जिस वजह से मुझे लगा कि नहीं उसे अभी इस ऑडियो को हम यूज़ नहीं कर सकते और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था, स्पेशली ऑडियो में। तो इस वजह से ये रात में फिर हम लोग शूट कर रहे हैं दिन के जगह। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ में। मे बी हो सकता है कि इस हफ्ते मैं कोई फिल्म वाली ले आऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।